हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और उसमें हमने लिया था एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, अरस्तु के द्वारा राज्य का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने जो राज्य का वर्गीकरण किया है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो हर राज्य एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जो है वह निश्चित भूभाग होता है, उनका जो है वह निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है और सब राज्यों के अंदर जो है वह सरकार होती है। फिर भी राज्यों का जो वर्गीकरण अरस्तु ने जो है प्रस्तुत किया, उसके लिए उसने जो है वह सरकार को जो है वह क्लासिफाइड किया है कि गवर्नमेंट जो है वह किस किस तरह की होनी चाहिए। तो अरस्तु ने राज्य के वर्गीकरण के लिए दो आधार इम्पोर्टेंट बताए। फर्स्ट तो हमने कल लिया था कि संख्या के आधार पर यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, संख्या के आधार पर। और दूसरा जो है वह अरस्तु ने इम्पोर्टेंट दिया था नैतिक आधार पर, मॉरल वैल्यू पर जो है वह राज्य का वर्गीकरण जो है वह किया जाए। संख्या के आधार पर का मीनिंग होता है कि शासन करने वाले व्यक्ति जो है वह एक है ना, थोड़े हैं या बहुत ज़्यादा जो है वह व्यक्ति है ना, एक है मतलब मेजोरिटी ज़्यादा है व्यक्तियों की या थोड़े व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा रहा है। और प्लस जो है वह शासन करने वाले व्यक्तियों का जो है वह नैतिक उद्देश्य क्या है। तो इन दो आधारों पर जो है वह अरस्तु ने जो है वह राज्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। नैतिक आधार पर उसने माना कि शासन जो है वह का स्वरूप जो है वह एक होता है राजतंत्र होता है, जिसको हम मोनार्ची शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि पुराने राजा महाराजा होते थे, वह शासन करते थे, तो शासन की शक्ति जो होती, शक्ति का यूज़ एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, यानी कि शासन की शक्ति जो है वह एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती थी। और राजा जो है वह जनता के कल्याण के लिए काम करता था। उद्देश्य जो है वह क्या होता था राजा का, जनता का कल्याण करना, या हम बोल सकते हैं सार्वजनिक हित के लिए जो है वह काम करता था राजा। तो ये शासन का अच्छा रूप था, है ना, अच्छा रूप था मोनार्ची शासन। लेकिन बाद में जब राजा का उद्देश्य जो है वह है ना भटक गया, राजा अपने उद्देश्य से विहीन हो गया और सामान्य जनता के कल्याण का उद्देश्य न होकर उसने अपनी केवल स्वार्थ पूर्ति का उद्देश्य जो है वह बना लिया, अपना केवल स्वार्थ पूरा करना। तो मोनार्ची का जो है वह भ्रष्ट रूप हुआ, उसको क्या कहा गया, टेरेनी जो है वह कहा गया, टेरेनी कहा गया। और टेरेनी क्या है, राजतंत्र यानी कि मोनार्ची शासन व्यवस्था का ही एक भ्रष्ट रूप है। मोनार्ची और टेरेनी में शासन की शक्ति का यूज जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बस राजतंत्र के अंदर शासन करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य सही होता है और टेरेनी के अंदर जो है वह शासन करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य जो है वह सही नहीं होता है। उसका जो है उद्देश्य क्या होता है, खुद के स्वार्थ की जो है वह पूर्ति करना, मतलब जनता का कल्याण जो है वह नहीं होता है, वह केवल अपने जो है वेलफेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जो है वह काम करता रहता है। तो मोनार्ची का भ्रष्ट रूप है टेरेनी। फिर हम लेते हैं कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। इसमें जो है वह प्रभु सत्ता का जो है वह यूज, प्रभु सत्ता का यूज़ यानी कि सुपरमेसी पावर का यूज़ जो है वह थोड़े व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। थोड़े व्यक्ति मिलकर जो है वह शासन कार्य संभालते हैं। जैसे कि है ना, शासन में 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति जो है वह शासन कार्य जो है वह संभालते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य जो है वह क्या होता है, सार्वजनिक हित होता है, ये जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन कुलीन तंत्र का जो है वह भ्रष्ट रूप होता है वर्ग तंत्र, है ना, वर्ग जो है वह तंत्र जो है वह कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप होता है। इसको हम ओलिगार्ची भी जो है वह कहते हैं, या इसको हम धनिक तंत्र भी बोलते हैं। जब थोड़े से व्यक्ति जो शासन करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य जो है वह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति हो जाता है, तो शासन का स्वरूप जो है वह क्या हो जाता है, ओलिगार्ची हो जाता है, धनिक तंत्र हो जाता है, उसको हम वर्ग तंत्र भी बोलते हैं। तो कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र के अंदर थोड़े व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है, थोड़े व्यक्तियों के द्वारा जो है वह शासन किया जाता है, पर उद्देश्य जो है वह डिफरेंट होता है। कुलीन तंत्र में तो उद्देश्य होता है भाई जनता का कल्याण करना, लेकिन वर्ग तंत्र में उद्देश्य होता है खुद के स्वार्थों की पूर्ति करना। इसी प्रकार से जब शासन जो है वह बहुत से व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उसे बोलते हैं बहुतंत्र, या हम बोलते हैं संवैधानिक तंत्र, इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं। यानी कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वह लोगों के हाथों में होती है और उद्देश्य वह जनता का कल्याण होता है, उनकी जनता के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। लेकिन यही शासन का स्वरूप जब भ्रष्ट हो जाता है तो उसको भीड़ तंत्र की संज्ञा दी गई है।
भीड़ तंत्र डेमोक्रेसी, और यह पॉलिटी का ही जो है वह भ्रष्ट रूप है। वर्तमान में डेमोक्रेसी व्यवस्था प्रचलित है, लेकिन अरस्तु ने जो है वह भीड़ तंत्र को जो है वह सबसे भ्रष्ट स्वरूप जो है वह बताया है। इस प्रकार अरस्तु ने ये राज्यों का क्लासिफिकेशन किया है। अरस्तु का मानना है कि हर राज्य व्यवस्था के बाद में, एक राज्य व्यवस्था के बाद में दूसरी व्यवस्था आती है। कि मोनार्ची मतलब एक राजा के द्वारा शासन किया जाता है, जब उसका उद्देश्य भ्रष्ट होता है तो टायरेनी आता है, और टायरेनी में जब राजा जो है वह निरंकुश हो जाता है तो जनता के द्वारा क्रांति होती है और कुछ थोड़े व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है, कुलीन तंत्र आता है। कुलीन तंत्र का जब उद्देश्य जो है वह भी अपने उद्देश्य से विमुख होता है तो वर्ग तंत्र आता है। वर्ग तंत्र में वापस जनता क्रांति करती है, उसके अंदर संवैधानिक तंत्र आता है, फिर वापस जो है वह क्या आता है, भीड़ तंत्र आता है, और भीड़ तंत्र में से एक कोई ऐसा व्यक्ति जो है वह निकलता है जो योद्धा भी होता है, ताकतवर भी होता है, वह पुनः जो है वह शासन करता है, और वापस जो है वह क्या आता है, राजतंत्र आता है। क्लियर बच्चे यहाँ तक? शासन का स्वरूप भ्रष्ट होता है तो वापस जो है वह क्या आता है, राजतंत्र आता है। आज हम लेंगे अरस्तु के जो है वह क्लासिफिकेशन की आलोचनात्मक व्याख्या, अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना हम पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब हम लेते हैं अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना। वर्गीकरण की आलोचना। अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण जो है वह अनेक आधारों पर किया है, लेकिन अरस्तु की जो है वर्गीकरण की आलोचना करने वाले प्रमुख विद्वानों में एक तो है गार्नर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और दूसरा है वॉन महल का नाम जो है वह प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्होंने अरस्तु के वर्गीकरण की जो है वह आलोचना की है। ठीक है, सबसे पहले अरस्तु का वर्गीकरण इन्होंने बताया है कि अरस्तु का वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर जो है वह क्या है, सरकार का वर्गीकरण है, एक तरह से गवर्नमेंट का ही वर्गीकरण है, गवर्नमेंट का ही क्या है, वर्गीकरण है। अरस्तु ने राज्य और सरकार में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने जो है वह राज्य और सरकार को एक ही माना। अरस्तु ने राज्य व सरकार को एक ही माना। अरस्तु ने जो है वह राज्य और सरकार को जो है वह एक ही माना। उसने जो है वह राज्य और सरकार में जो है वह कोई उन्होंने भेद जो है वह नहीं किया है, और अरस्तु का वर्गीकरण जो है वह राज्य का वर्गीकरण न होकर ऐसा लगता है कि वो वर्गीकरण जो है वह क्या है, सरकार का वर्गीकरण है। गार्नर ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने राज्य और सरकार में कोई अंतर जो है वह नहीं माना है, और हम देखें तो ये राज्य का वर्गीकरण नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि ये सरकार का वर्गीकरण है। लेकिन हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में राज्यों का जो वर्गीकरण होता है वो सरकार के आधार पर ही किया जाता है। राज्यों का और वैज्ञानिक और व्यवहारिक वर्गीकरण जो होता है वह सरकार के आधार पर ही किया जाता है। और अरस्तु के बाद जो है वह बहुत सारे ऐसे थिंकर हुए हैं जिन्होंने राज्यों का वर्गीकरण जो है वह किसी ने किया तो है, लेकिन वह किसी न किसी रूप से जो है वह सरकार से रिलेटेड है। अरस्तु के बाद जो है वह सिसरो, मॉन्टेस्क्यू, जेलिनेक आदि ने भी जो है वह राज्यों का वर्गीकरण किया है, लेकिन है ना, इनका वर्गीकरण भी जो है वह सरकार से रिलेटेड है। जेलिनेक के अलावा जो है वह ब्राइस ने भी वर्गीकरण किया है, ब्राइस और लीकॉक ने वर्गीकरण किया है।
लीकॉक ने भी जो है वह वर्गीकरण किया है और वह किसी न तरह से जो है सरकार से ही रिलेटेड माना जाता है। इसलिए गार्नर और वॉन मैल ने आलोचना तो की है, लेकिन अभी तक जितने भी वर्गीकरण हुए हैं वो किसी न किसी रूप से जो है वह सरकार से ही रिलेटेड है। इस संबंध में जो है वह बर्गेस ने भी कहा है कि अरस्तु का वर्गीकरण जो है वह पूरी तरह से निर्दोष भी है और युक्ति संगत भी है। अरस्तु के वर्गीकरण की तारीफ करते हुए बर्गेस ने कहा है, बर्गेस पॉलिटिकल थिंकर बर्गेस ने कहा है कि अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन है, अरस्तु का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन निर्दोष भी है और युक्ति संगत भी है। निर्दोष तथा युक्ति संगत भी है। बर्गेस के अनुसार यदि हम है ना उसके द्वारा प्रयुक्त राज्य और प्रभु सत्ता शब्दों के स्थान पर शासन और शासन व्यवस्था का शब्दों का जो है वह प्रयोग कर ले तो अरस्तु का वर्गीकरण जो है वह बिल्कुल सही है। बर्गेस ने कहा है कि अरस्तु ने जहाँ पर राज्य और सुपरमेसी पावर का जो के वर्ड का यूज़ किया है, वहाँ पर अगर हम शासन और शासन व्यवस्था सिस्टम का जो है वह सिस्टम का यूज़ कर ले तो अरस्तु का वर्गीकरण जो है वह एकदम सही है। फिर बाद में अरस्तु के वर्गीकरण की दूसरी आलोचना की है संख्यावाचक वर्गीकरण। पहला तो अवैज्ञानिक है, साइंटिफिक नहीं है अरस्तु का वर्गीकरण, तथा उसका वर्गीकरण ऐसा लगा है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा है। संख्यावाचक क्लासिफिकेशन है। गार्नर और वॉन मैल ने जो है वह अरस्तु के वर्गीकरण की इस आधार पर भी जो है वह आलोचना की है कि अरस्तु का वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक आधार पर आधारित न होकर वो संख्या पर आधारित है, क्योंकि अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में संख्या को इम्पोर्टेंट माना है कि भाई शासन करने वाला व्यक्ति एक है, दो है, या थोड़े व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है या बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो वॉन मैल ने तो यहाँ तक कहा है कि अरस्तु ने जो राज्य का वर्गीकरण है वो राज्यों के गठन से संबंधित न होकर ऐसा लगता है कि वो गणित विषय से संबंधित है ना, गणित विषय से संबंधित है। वॉन महल ने कहा है कि अरस्तु का वर्गीकरण जो है वो राज्य के गठन से संबंधित न होकर गठन से संबंधित न होकर केवल जो है वह किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है। कि अरस्तु का वर्गीकरण तो है किस पर डिपेंड है, ओनली जो है वह मैथमेटिक्स पर डिपेंड है। और यह कहा है कि अरस्तु का जो है वर्गीकरण है वो गुण विशेषक न होकर जो है वह संख्या विशेषक है। अरस्तु का वर्गीकरण उसमें गुण तो कुछ नहीं है और वो क्या है, गुण विशेष न होकर क्या है, संख्या विषयक है। मतलब टोटली उसका सब्जेक्ट ही क्या है, संख्या है। नंबर पर जो है वह अरस्तु ने ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन यह आलोचना जो की गई है वो युक्ति संगत नहीं है। यह आलोचना जो है वह सही मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ही जो है वह राजनीतिक चेतना का पता लगाया जा सकता है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य कैसा है, सही है या नहीं है। और अरस्तु ने संख्या के आधार के अलावा नैतिक आधार को भी इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने शासन व्यवस्था के नेचुरल रूप भी बताए हैं और उसके जो है वह विकृत रूप भी बताए हैं, यानी कि स्वाभाविक रूप और विकृत रूप दोनों का जो है वह अरस्तु ने उनको स्थान दिया है। फिर नेक्स्ट आलोचना की गई है कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है उसमें प्रजातंत्र को यानी कि डेमोक्रेसी को जो है वह स्थान नहीं दिया गया है। थर्ड आलोचना की गई है प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया गया है। उचित स्थान नहीं दिया गया है। प्रजातंत्र को जो है उचित स्थान जो है वह नहीं दिया गया है।
अरस्तु ने जो है प्रजातंत्र को जो है एक तरह से भीड़ तंत्र का पर्यायवाची माना है और अरस्तु ने जो है प्रजातंत्र को जो है अव्यवस्थित शासन व्यवस्था जो है माना है। लेकिन वर्तमान समय में जो है प्रजातंत्र क्या है, सर्वश्रेष्ठ जो है शासन व्यवस्था है। अतः अरस्तु के प्रजातंत्र के संबंध में जो अरस्तु के विचार है उसको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्लियर। फिर अरस्तु की जो आलोचना की गई है वो वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होती है। वर्तमान राज्यों पर मतलब आज के जो राज्य है वहाँ पर अरस्तु का वर्गीकरण लागू नहीं होता है। वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता है अरस्तु का वर्गीकरण, लागू नहीं होता है। अरस्तु का वर्गीकरण जो है वह वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि अरस्तु ने जो राज्यों का क्लासिफिकेशन किया है वो राज्य जो है वह बहुत पीछे जो है वह छोड़कर आए हैं। क्योंकि अरस्तु ने जो है वह यूनान के नगर राज्यों के हिसाब से जो है वह राज्यों का वर्णन किया है, यानी कि ग्रीक काल के टाइम के राज्यों का उन्होंने जो है वह वर्गीकरण जो है वह प्रस्तुत किया है और ऐसे राज्य जो है वह हम बहुत पीछे छोड़कर आए हैं। इसलिए वर्तमान में वैज्ञानिक युग में अरस्तु के जो है वर्गीकरण को लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में भी बहुत सारे जो है तर्क उपस्थित किए गए हैं कि आधुनिक काल में जो है सरकार के वैधानिक और व्यवहारिक स्वरूप में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जो है ऐसे तो राजतंत्र है लेकिन व्यवहार में क्या है, वहाँ पर प्रजातंत्र है। वैसे तो इंग्लैंड में मोनार्ची शासन को अपनाया गया है लेकिन बिहेवियर में वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है। इसी टाइप से फ्रांस में जो है प्रजातंत्र था लेकिन वर्तमान में जो है वहाँ पर रिपब्लिक को अपनाया गया है। तो अरस्तु की जो है राज्यों का वर्गीकरण जो है कहीं न कहीं पर आधुनिक काल में भी जो है देखने को मिलता है और वर्तमान युग में जो है हमेशा मिक्सचर शासन प्रणालियाँ पाई जाती है। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था जो है कई शासन व्यवस्थाओं के भी कई भाग जो है होते हैं या और कई शासन व्यवस्थाएँ जो है प्रचलित होती है जिन्हें अरस्तु के द्वारा किए गए वर्गीकरण के किसी एक रूप में जो है रखा नहीं जा सकता है। वर्तमान समय में जो है सरकार के भी जो है बहुत सारे रूप है, जैसे कि शक्ति विभाजन के आधार पर गवर्नमेंट भी जो है फेडरल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका के संबंध है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है अपनाया गया है। इसलिए वर्तमान समय में सरकारों के कुछ रूप जो है और भी ज़्यादा नए आए हैं। राज्य के भी दो स्वरूप हो गए हैं, कई धर्मनिरपेक्ष राज्य है और कई जो है धर्माचार्य राज्य भी पाए जाते हैं। और साम्यवाद की स्थापना के होने के बाद में प्रजातंत्र के भी जो है दो स्वरूप हो गए हैं, पूंजीवाद प्रजातंत्र भी हो चुका है और साम्यवाद प्रजातंत्र भी हो गया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो त्रुटिपूर्ण है। और सीले ने तो यहाँ तक कहा गया है कि अरस्तु का वर्गीकरण वर्तमान समय के राज्यों के लिए पुराना हो गया है। सीले के अकॉर्डिंग अरस्तु का वर्गीकरण वर्तमान राज्यों के लिए पुराना पड़ गया है। हालांकि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र ये सब देखने को मिलता है, लेकिन अब संसदात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, तो शासन प्रणाली में भी बहुत सारा चेंजेस जो है वो हुआ है। फिर नेक्स्ट है, इनकी आलोचना की गई है कि अरस्तु ने जो परिवर्तन चक्र प्रस्तुत किया है कि मोनार्ची के बाद में एरिस्टोक्रेसी आता है, एरिस्टोक्रेसी के बाद में ओलिगार्ची आता है, साइकिल की तरह जो है वह ये सारी शासन व्यवस्थाएं घूमती रहती हैं। परिवर्तन चक्र जो प्रस्तुत किया है वो एक क्या है, त्रुटिपूर्ण है, उसमें भी जो है वह क्या है, एरर है। परिवर्तन चक्र अरस्तु ने जो पेश किया है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शासन व्यवस्थाओं में वैसे भी है ना, शासन व्यवस्थाओं में कोई भी चेंजेस होता है तो वो एकाएक नहीं होता है, मतलब इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु ने बताए हैं।
अरस्तु ने बताया है कि तानाशाही के स्थान पर एकदम से प्रजातंत्र शासन व्यवस्था आ जाती है और प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के स्थान पर जो है वो एकदम से डिक्टेटरशिप जो है वह आ जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली जो ये चेंजेस जो है वो बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, बहुत ही सालों का परिणाम होते हैं। लेकिन अरस्तु ने जिस प्रकार जो है वो चेंजेस बताए हैं वो इतने जल्दी परिवर्तन जो है वह नहीं रहते हैं। इस प्रकार अरस्तु के वर्गीकरण की बहुत सारी आलोचनाएं की गई है, परंतु इसका आशय ये नहीं है कि अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं रखता है। अरस्तु का वर्गीकरण एक सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग जो है वह प्रशस्त किया है। अरस्तु का वर्गीकरण ही सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता है। अरस्तु का वर्गीकरण ही सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता। क्लियर बच्चों? आज इतना ही। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।